बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to video classes, and we welcome you parents and dear students in the class of physics for grade 10. In the last term, midterm, we have studied 6 chapters. Now for the final term, 7 chapters are consisted on our syllabus, from chapter number 7 to chapter number 13. And as you are familiar, chapter number 7, 8 and some part of the chapter 10 has been discussed in the class. So further topics of the chapter 10 which are remaining, so we are going to start from these topics. And we have the first topic in chapter number 10 for the remaining topics, pressure. What is pressure? Pressure is the force acting normally per unit area of a surface. This is known as pressure. यानी किसी यूनिट एरिया पर मीन्स के वो सरफेस का वो पार्ट जो 1 मीटर इन लेंथ हो और 1 मीटर इन विड्थ हो, इस पर नॉर्मली जो फोर्स एक्ट करेगी, इससे एक टर्म हमारे पास आ रही है, दिस इज कॉल्ड द प्रेशर. सो प्रेशर कैन बी डिफाइंड in terms of force and acceleration, and as you are familiar that the formula shows the relation between the quantities. Here the force has the directly proportion with the pressure while the acceleration has the inversely proportion with the pressure. मीन कि हम यहाँ अगर डिपेंडिंग फैक्टर्स के लिहाज से बात करें कि जब हम ये कह रहे हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज द प्रेशर, और इस फोर्स के लिए भी हमने ये कहा कि व्हेन इट इज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस आर द नॉर्मल टू द सरफेस. ठीक है, तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि इसकी जो डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं वो दो हैं, फोर्स एंड एरिया. लेकिन जो इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर का रिलेशन है या डिपेंडिंग फैक्टर है वो एरिया है, और एरिया के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है. मीन वेयर देयर इज एरिया इज लेस, so the application of little force make the more pressure. अब ये चीज हम देख सकते हैं कि एक नेल या एक नीडल पर आप देखें कि उसकी टिप जो कि शार्प होती है, तो लिटिल फोर्स से सरफेसेस को ज्वाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं. लेकिन यही टिप अगर इसकी रिमूव कर दी जाए तो अब जो प्रेशर हम पहले, जो फोर्स पहले अप्लाई कर रहे थे, मीन कि अगर F1 फोर्स थी और इस एरिया A1 पर अप्लाई कर रहे थे तो ये इंसर्ट इजीली हो रही थी. लेकिन अगर इस टिप को हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, और इस तरह से नेल का ये शेप हो और अब हम किसी सरफेस में इंसर्ट करना चाहें और F2 हम लगाना चाहें, तो F2 अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन F1 भी हो तब भी हमारे पास जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है वो नहीं होगा. मीन के इंसर्ट इन दी सरफेस जो है वैसे नहीं आएगा. तो इट मीन के प्रेशर इज मोर डिपेंडेंट ऑन दी एरिया. तो एरिया कम होने पर जो है प्रेशर लिटिल फोर्स से भी ज्यादा जो है एक्सर्ट होता है. इसके बाद नेक्स्ट वन, इसकी जो यूनिट है हमारे पास उसके फॉर्मूले से ड्राइव होती है. फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन
और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एरिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इनटू विड्थ. So two lengths, therefore meter into meter means meter square. So therefore Newton per meter is the unit of pressure, and Pascal named scientist first work for the pressure, therefore it is assigned by the name of Pascal, that the pressure, the unit of pressure is Pascal. And a Pascal, 1 Pascal can be defined as, this is a SI unit of pressure, and 1 Pascal can be defined as, we can say the pressure is 1 Pascal if 1 Newton force normally act on an area of the surface of 1 meter square. So this is the Pascal. Further we have the next topic about the pressure of the atmosphere, and then the pressure of the liquids. We are going to discuss atmospheric pressure. So at first, what is atmosphere? Actually, this is our earth, and it is surrounded by an enveloping layer of the gases, which is called the atmosphere. So atmosphere is actually the enveloping surface or enveloping layer around the earth, and it is moving because of the gravity of the earth around the earth, and this atmosphere is consisted on air, mean mixture of gases. Major part is nitrogen, then oxygen, and the other gases. So atmospheric pressure क्या है? Atmospheric pressure can be defined as the pressure, the force exerted per unit area because of the atmosphere, or we can say because of the weight when unit area act normally. This is called the pressure. जब ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, ये जो लेयर है, इन्वेल्विंग लेयर है, ये नॉर्मली यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ पर एक्ट करती है बिकॉज ऑफ इट्स वेट, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नॉर्मली सी लेवल पर दिस इज एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स. सी लेवल पर जो है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नियर अबाउट एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हम सब पर जो है अप्लाई हो रहा है. जाहिर सी बात है, इन दी अराउंड दी अर्थ मौजूद है, तो ये हर एक पर ये अप्लाई हो रहा है. अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए जो है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इसको डिस्क्राइब किया गया. अगेन मैं इस चीज़ को ज़रा बताता चलूँ. जिस तरह हमने प्रेशर को डिफाइन किया कि फोर्स पर यूनिट एरिया, सो यहाँ पर जो फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है वो वेट ऑफ दी एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया जो एक्ट कर रहा है. दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, पास में आगे. नेक्स्ट वन, 2 experiments are discussed in our book for the explanation of this atmospheric pressure. First one is crushing can experiment. अभी क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट ये बिल्कुल नॉर्मली आपने कई बार इसको खुद भी करते हुए देखा होगा कि अगर एक बॉटल से, एक कैन को अगर इनिशियली आप देखें तो आपको बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में कहीं से पिंच की हुई नजर नहीं आएगी, कहीं से इसका कोई शेप आपको चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा. लेकिन अगर अब क्यों ऐसा हो रहा है, हम तो ये कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स वेट, लेकिन यकीनन इनसाइड भी जो प्रेशर है वो इसको बैलेंस कर रहा है. इसलिए इस एम्प्टी बॉटल को भी पिंच होने नहीं दिया.
अब अगर हम ये कर दें कि विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप इसकी एयर को हम स्क्वीज आउट कर दें, यानी बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि हम आम सिंपल जो बॉटल है उसको प्रेस करके और लिड देन टाइट कर दें, तो उससे क्या होगा, अब इस वक्त इंटरनल तौर पर अगर देखें तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था वो कम हो गया। तो अब जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी वजह से जरूर इसकी शेप में चेंजिंग हमें नजर आएगी। और ये क्यों हुई, क्योंकि इनसाइड जो प्रेशर था जो कि बैलेंस कर रहा था एक्सटर्नल प्रेशर को, ये अब जो पिंच की हुई दोबारा अपनी शेप में नहीं आ रही, दोबारा एयर भी इन इसमें होने नहीं दी हमने कि लीड हमने टाइट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, यहां से हमें पता चल गया कि हर एक चीज पर एक ये जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो अप्लाई हो रहा है, वही प्रेशर इसको दोबारा अपनी शेप में आने नहीं दे रहा। अगर यहां पर लिड लूज कर दिया जाए, मीन के दोबारा गैस एयर को इन होने दिया जाए, तो इसकी शेप यकीनन दोबारा इस तरह से हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इंटरनली प्रेशर एक्स्ट्रा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि शेप में चेंजिंग नहीं होती। अगर इंटरनल प्रेशर कम हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक्ट हमें नजर आएगा। मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में भी ये बताया था कि एनी फोर्स is observed when any unbalanced force is applied। कोई दो फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस हैं, जैसे सिटिंग कंडीशन में अगर आप देखें तो वेट और नॉर्मल रिएक्शन दोनों एक साथ एक्ट कर रहे हैं और इक्वल रेट पर हैं, उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक अनबैलेंस हो जाए, मीन कि अगर किसी वजह से चेयर को कोई ऐसे प्रॉब्लम हो जाए तो आप नीचे गिर जाएंगे, उसकी वजह क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स इफेक्ट आया। यहां पर भी यही सीक्वेंस है कि प्रेशर जब इंटरनल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है तो उस वक्त ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर शेप चेंज हो गई। आफ्टर दैट द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज मैकबर्ग हेमिस्फीयर। मैकबर्ग्स एक्सपेरिमेंट या मैकबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट। अब जो परफॉर्मर हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया उनका नाम तो वॉन गैरिक है। वॉन गैरिक ने क्या किया कि दो मेटेलिक स्फीयर्स को इन कांटेक्ट रखा, बिल्कुल यूं समझ लीजिए ऐसे जैसे आपने बॉल के दो पीसेस किए हों और उन पीसेस के साथ आपने उन दोनों बॉल्स को बॉल्स के जो पीसेस हैं उनको कांटेक्ट में किया हो तो जाहिर सी बात है कंप्लीट बॉल हो जाएगी। और विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप उन्होंने क्या किया, इससे एयर को रिलीज कर दिया, इनके इंटरनल प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। तो क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वजह से इनका कांटेक्ट ऐसा हो गया कि इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो गया और ये सेपरेट नहीं हुए। इवन के 8 हॉर्स टीम ऑन ईच साइड अप्लाई करने के बावजूद जो है इन दोनों को सेपरेट ना किया जा सका। उसकी वजह ये है इंटरनल प्रेशर जो है हमने डिक्रीज कर दिया और एक्सटर्नल प्रेशर आप देखें कि अगर एक्सपोनेंट 5 पास्कल नहीं तो इससे अगर डिक्रीज भी करे कम भी करे तो कोई नॉर्मल फिगर नहीं है जिसको हम जो है यानी यूं समझ लीजिए इस तरह से इजीली जो है रिलीज कर सकें। सो दिस इज द मैकबर्ग एक्सपेरिमेंट फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यकीनन ये बात इंशाल्लाह आपको क्लियर हुई होगी। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दिस इज कॉल्ड द बैरोमीटर। बैरोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मली ये दो तरह के होते हैं लेकिन एक कॉमन बैरोमीटर जो है उसको मरकरी बैरोमीटर कहते हैं। इट इज कंसिस्टेड ऑन अ बाउल which is filled with mercury to a limit and a mercury filled test tube of 1 meter is inverted in it। ठीक है, जब इन्वर्ट की गई तो जाहिर सी बात है जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसी के लिहाज से जो एक्स्ट्रा मरकरी थी वो बाउल में आ गई और ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी जिसको हम कहते हैं ये 760
millimeter of mercury, और which is called the 1 ATM. प्रेशर का एक यूनिट ATM भी है, ठीक है। तो 1 ATM जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल है। मीन के ये सी लेवल के लिहाज से जो नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसको ये मेंशन कर रहा है। तो 1 ATM में हमारे पास ये मेजर इस तरह से कर रहा है। अब किस लिहाज से ये मेजरमेंट है? जितना प्रेशर कम होगा, यानी अगर आप देखें कि ये प्रेशर ज्यादा होगा तो ये लेवल आपके पास राइज होता जाएगा, ठीक है। प्रेशर कम होगा तो ये लेवल डाउन होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस बैरोमीटर को, इस मरकरी बैरोमीटर को आप किसी हिली एरिया में लेकर जाएंगे या एक प्लेन में फिटेड हो, तो जैसे जैसे हाइट रेज होगी वैसे वैसे इसमें मरकरी लेवल जो डाउन होता जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जितनी कमी आ रही है उतना ही यहां मरकरी लेवल क्या हो रहा है? डाउन होता जा रहा है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां बढ़ेगा वहां पर ये लेवल जो है राइज होता चला जाएगा। सो दिस वाज द बैरोमीटर। अच्छा, प्रेशर का जो टॉपिक है आपके पास पेज नंबर 66 पर नोट्स में गिवन है, और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दोनों एक्सपेरिमेंट्स ये आपके पास पेज नंबर 70 पर नोट्स में मौजूद हैं। बैरोमीटर का जो टॉपिक है ये 70 to 71 पर आपके पास मौजूद है। मरकरी बैरोमीटर उसमें डिस्कस किया गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स। अब ये चीज हम देखते हैं कि अगर स्विमिंग का एक्सपीरियंस हो आपका, तो जितना आप डीपर जाते हैं उतना आपको प्रेशर जो है फील होता है। जितना डीपर जाया जाता है उतना आपको प्रेशर फील होता है। तो उसकी क्या रीजन है? और इसी तरह से वाई टैप इज फिटेड द लोअर सरफेस ऑफ द वाटर पॉट। वाटर पॉट जो है कूलर हो, वाटर कूलर कहें या फिर इसी तरह से और कोई वाटर पॉट कहें, उसके लोअर पार्ट में ही टैप क्यों फिट किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रेशर ऑफ लिक्विड्स और फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड्स का वर्ड यूज किया जाता है एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। अब प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स के लिए हमने कंसीडर किया एक पोर्ट वेसल, ठीक है। दिस पोर्ट और वेसल इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है। कंप्लीटली इसको हमने वाटर से फिल कर लिया। और इसमें एक सिलेंड्रिकल बॉडी हमने प्लेस की, कंसीडर दैट अ सिलेंड्रिकल बॉडी इज प्रेजेंट इन इट। अब इस सिलेंड्रिकल बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको हम सरफेस वन सरफेस एरिया कह रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, ठीक है। अब वाटर जो इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा वो बिकॉज ऑफ इट्स वेट करेगा, अपने वेट की वजह से। वैसे प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब बॉडी पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो वाटर कॉलम के वेट के लिहाज से हो रहा है। जितना वाटर कॉलम के वेट उस पर होगा उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। तभी हम कह रहे हैं डीपर जाने पर वाटर कॉलम का वेट जो है बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से, यानी अगर आप टॉप लेवल पर हैं या उससे बॉटम में जाते हैं या उससे बॉटम में जाते हैं तो उससे क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप जो है फ्री सरफेस से डीपर जाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? वाटर कॉलम की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। जब कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, अगर हम कहें यहां वेट 1 था, यहां वेट 2 था, यहां वेट 3 था, तो अब इस पॉइंट पर ये दोनों वेट बीच में ऐड होगा। मीन के यहां पर W जो यूज हो रहा है वो इन तीनों का सम है। मीन के वेट क्या हुआ? कंटिन्यूसली जैसे जैसे डीपर जा रहे हैं तो वाटर कॉलम का वेट इंक्रीज हो गया। सो इसका मतलब ये हुआ फोर्स के तौर पर जो एक्ट कर रहा है वेट वो बढ़ गया पर यूनिट एरिया इस सरफेस पर लग रहा है। जैसे जैसे ये डीपर जाता जाएगा तो इस सरफेस पर ये अप्लाई हो रहा है। एंड वी आर फैमिलियर W इज इक्वल टू mg, वेट का फॉर्मूला जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 पे पढ़ा है। अच्छा जी, mg/a। अच्छा, मास को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम देखते हैं। क्यों? किसी बॉडी में
किसी सब्सटेंस में उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है प्रेशर की एप्लीकेशन में। ये जो फ्लूइड्स का प्रेशर है वो उसकी डेंसिटी की ज़्यादा की वजह से भी ज़्यादा अफेक्टेड है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ मास देखेंगे तो मास बिकम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सिमिलरली द वॉल्यूम इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया मींस लेंथ इनटू, ठीक है, पहले देख लें इसका फॉर्मूला, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। और एरिया का हमने आपको बताया कि लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो यहां हम इसकी जगह प्लेस कर सकते हैं ए इंटू एच, यानी लेंथ इंटू विड्थ की जगह एरिया आ गया और एच अपनी जगह ये वॉल्यूम की जगह पर आ सकता है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? W इज इक्वल टू M को हमने इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी देखा तो ये आ गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइड बाय A है। अब वॉल्यूम को हमने आपको बताया कि वॉल्यूम को इस तरह से राइट किया जा सकता है और वो सारा क्राइटेरिया यहाँ हमने मेंशन कर दिया आपको, ठीक है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह हमारे पास क्या आ गया? एरिया इंटू हाइट। एरिया से एरिया हमारे पास कैंसिल हो रहा है, सॉरी जी भी हमारे पास मौजूद है। सो द प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम रो, डेंसिटी का सिंबल रो, जी एच, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स। कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स किस पर डिपेंड कर रहा है? लिक्विड की डेंसिटी पर और फ्री सरफेस से उसकी हाइट पर। मैंने आपको पहले बताया जिस फ्री सरफेस से जो हाइट बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? वाटर कॉलम बढ़ता जाएगा। अब यही रीजन है कि अगर किसी वाटर पॉट में हम अगर टॉप पर कहीं टैप लगाते हैं तो हमें वो प्रेशर नहीं मिलेगा जो इस बॉटम पर लगाने से मिलेगा। उसकी रीजन क्या है? इस जगह वाटर कॉलम का वेट क्या है? कम है एज कंपेयर टू हियर। तो अगर ये कम होगा तो एरिया तो सेम है, तो जितनी फोर्स बढ़ती जाएगी मीन के इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ दी वाटर कॉलम तो उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। देयरफॉर इट इज फिटेड एट द बॉटम ऑफ द वाटर पोर्ट्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है पास्कल्स लॉ। अब लिक्विड्स के प्रेशर हमने देख लिया। प्रेशर जब लिक्विड्स पर अप्लाई किया जाए, ये तो वो है लिक्विड्स जो अप्लाई कर रहे हैं। अब प्रेशर अगर लिक्विड्स पर अप्लाई किया जाए तो हमें क्या रिएक्शन सामने हमारे आएगा? पास्कल्स लॉ। Pascal named scientist worked to describe the effect of the pressure on the liquids and their response. He said, when pressure is applied on a confined liquid, so it is transmitted undiminished equally in all direction. कि जब किसी confined यानी किसी इनक्लोज कंटेनर में, किसी इनक्लोज लिक्विड पर, या इनक्लोज लिक्विड हम क्या कह रहे हैं कि जब किसी कंटेनर में कोई लिक्विड मौजूद है इस तरह से और उस पर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, तो लिक्विड यूजुअली क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सो देयरफॉर एक पोर्ट, अगर एक वेसल ऐसा लें हम जिसमें पिस्टन लगे हुए और उन पिस्टन्स को नेम दें ए बी सी डी। जब ए पिस्टन पर इनसाइड आप प्रेशर लगाते हैं, सो दिस प्रेशर इज अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड मीन कि जो आपने अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल 5 पास्कल्स का प्रेशर अप्लाई किया, सो इट अनडिमिनिश्ड, मिनिमाइज हुए बगैर ट्रांसमिट होगा इन ऑल डायरेक्शन इक्वली, ठीक है। मीन हर जगह 5 पास्कल्स का प्रेशर आपको मिलेगा क्योंकि लिक्विड्स क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सो पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट दोबारा रिपीट किए देते हैं। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ लिक्विड इन अ कंटेनर और ऑन अ कन्फाइंड लिक्विड, कन्फाइंड तभी कह रहे हैं जो कि किसी कंटेनर में इनक्लोज होगा, सो दिस इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अनडिमिनिश्ड मीन के मिनिमाइज हुए बगैर ऑल डायरेक्शन में इक्वली जो है ट्रांसमिट हो जाएगा। पास्कल ने इस लॉ पर, अपने इस प्रिंसिपल पर हाइड्रोलिक मशीन्स डिजाइन की और जिनमें हाइड्रोलिक
ब्रेक सिस्टम, जो कि एग्जाम में पूछी गई है कई बार, हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम, हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम। अब तीनों सिस्टम्स में ये पास्कल्स का जो लॉ है वही अप्लाई हो रहा है। ब्रेक सिस्टम में क्या है? ब्रेक सिस्टम इज कंसिस्टेड ऑन अ मास्टर सिलेंडर विच इज कनेक्टेड with the brake cylinders through a tube, channel tube, this is a caliper of the brake shoe, ठीक है, विच इज अटैच टू दी टायर। ये हमारे पास कैलिपर है ब्रेक शू का, ये हमारे पास सिलेंडर है जिसमें ये लूज पिस्टन है, ये हमारे पास मास्टर सिलेंडर है जिसमें पिस्टन मौजूद है और इस पिस्टन से पैडल अटैच है कि जब फोर्स अप्लाई होती है पैडल पर तो ये मास्टर सिलेंडर जो जिसमें लिक्विड मौजूद है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड मौजूद है, और ये इस ट्यूब से होता हुआ कहाँ शिफ्ट होता है? ब्रेक सिलेंडर्स में। नॉर्मली ये पिंच फॉर्म में होता है, यानी इसमें लिक्विड मौजूद नहीं होता, लिक्विड सारा का सारा मास्टर सिलेंडर में होता है। लेकिन जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो ये इस फोर्स के अप्लाई करने से मास्टर सिलेंडर इनसाइड पुश होता है, जिससे ये लिक्विड जो इस चैनल से होते हुए ब्रेक सिलेंडर्स में जाता है, और ब्रेक सिलेंडर में जो पिस्टन्स जो पिंच किए हैं वो आउटसाइड जो है एक्सपेंड होते हैं। इस आउटसाइड एक्सपेंड होने से ये कैलिपर और ये ब्रेक शू ये टायर के साथ अटैच होकर उसको ब्रेक करते हैं। ये अगर डिस्क ब्रेक होते हैं तो रोटर मौजूद होगा। फिर इसको अपनी फॉर्म में लाने के लिए यहाँ स्प्रिंग मौजूद है कि जब प्रेशर रिलीज किया जाता है यहाँ से तो ये लिक्विड दोबारा अपने मास्टर सिलेंडर में कैसे आएगा? ये स्प्रिंग इसको दोबारा अपनी फॉर्म में लाने के लिए इनसाइड जो है कंप्रेस होता है और कैलिपर को अपनी जगह लाता है, जिससे मास्टर ब्रेक सिलेंडर का जो सोल्यूशन है, जो लिक्विड है, वो रिटर्न बैक टू दी मास्टर सिलेंडर एंड दी टायर इज एबल टू मूव अगेन। ठीक है, अब यहां पर भी आप देखें तो पास्कल्स लॉ ये है कि प्रेशर अप्लाई हुआ, प्रेशर अप्लाई होने पर ये जो लिक्विड है वो यानी उसने इस प्रेशर को ट्रांसमिट किया अनडिमिनिश्ड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, मींस कि जहां जहां ये प्रेशर ये लिक्विड जा सकता है वहां तक प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है वो सेम ही होगा। देन दी हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम, इन दोनों का प्रिंसिपल तकरीबन एक ही चीज है कि दे आर कंसिस्टेड ऑन टू सिलेंड्रिकल पाइप्स, one of which is of small dia and the other is of large dia. They are connected to each other by the oil tight pistons. ठीक है, this is a stage. प्रेस सिस्टम में एक रूफ मौजूद होती है साथ में, क्योंकि कॉटन या इस तरह से सीट से ऑयल निकालने के लिए जो है उसे एक सरफेस के साथ जो है प्रेस किया जाता है, तो रूफ मौजूद होगी, लेकिन ये किस में होगी? ये प्रेस सिस्टम में होगी। लिफ्ट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक लिफ्टर मौजूद होता है जो कि बिल्कुल प्रेस सिस्टम ही की तरह है। ये पिस्टन ए है और ये हमारे पास पिस्टन बी है। ये कंप्लीटली जो है फिल होता है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड से। अब लिटिल फोर्स अप्लाई करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि एक पुश को हम कितनी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। लिटिल फोर्स अप्लाई की जाएगी विच इज F1 ऑन द एरिया A1। ठीक है, ये A पिस्टन ने कहा है और ये एरिया A1 है। तो A2 एरिया पर इतनी फोर्स एक्सर्ट होती है F2 के हैवी लोड लिफ्ट किया जा सकता है या कंप्रेसिंग का वर्क इजीली किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्रेशर इक्वल होते हैं, मीन के P1 इज इक्वल टू P2। P1 यहां से अप्लाई हो रहा है और P2 यहां एक्सर्ट हो रहा है।
P1 क्या है जी, F1 ओवर A1 और P2 क्या है, F2 ओवर A2, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है हमारे पास। अब अगर आप इससे देखें, फोर्सेस को एक साइड पे कर दें हम, तो A2 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर F1, ठीक है। इससे हमें ये पता चल रहा है, कि लिटिल फोर्स अप्लाई ऑन दी लिटिल एरिया एक्सर्ट दी मोर फोर्स ऑन दी लार्ज एरिया, ठीक है, जिससे लिफ्ट सिस्टम या प्रेस सिस्टम वर्क कर रहे हैं। तो ये पास्कल लॉ की एप्लीकेशन थी। पास्कल लॉ आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में ये क्वेश्चन आया है। और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम उन्होंने पूछा है। नोट्स में ये आपके पास टॉपिक पेज नंबर 67 टू 69 पर मौजूद है। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? नॉर्मली आपने देखा होगा कि किसी वाटर पोर्ट में अगर क्लोज एंड से किसी ग्लास को इन करें तो जिस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे आप डाउनवर्ड के लिए, उतना ही ये अपवर्ड लिफ्ट होगा जब आप वो फोर्स रिमूव कर दें। मीन के एक थ्रस्ट मिलेगा और इस थ्रस्टिंग के साथ जो है ये जो बॉडी है, ये जो ग्लास है या टेस्ट ट्यूब है, ये अपवर्ड लिफ्ट करती है। अब ये जो अपवर्ड लिफ्ट कर रही है ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को आर्किमिडीज ने डिस्क्राइब किया। वो ये कहते हैं कि अच्छा, इस बात से पहले जितना आप इसको डाउनवर्ड प्रेस करेंगे उतना ही जरूर ऐसे होगा कि वाटर का जो लेवल है उस पॉट में क्या होगा, राइज होगा, बढ़ेगा, हाइट पे जाएगा या एलिवेट होगा। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल मौजूद है। आर्किमिडीज क्या कहते हैं? When a body is immersed, immerse mean के enter to the surface. When a body is immersed completely or partially to a liquid, so it experience a force in the upward direction, which is equal to the weight of the liquid displaced by the body. अब ये जितना liquid displaced हुआ, weight of liquid displaced. अब ये displaced कब हुआ? जब ये body immerse हो रही है, तो इस वेट ऑफ द लिक्विड जो कि डिस्प्लेस हुआ उसके इक्वल होगी ये थ्रस्टिंग, ठीक है। मीन के अप थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, ठीक है। बिल्कुल इसको समझने के लिए बहुत ही आसान बात वो यूं है कि अगर कोई लोड आप अपने हाथों पर उठाना चाहते हैं और कंटिन्यूसली वो लोड बढ़ाते चले जाएं तो क्या होगा, एक वक्त आएगा कि आपके हाथ उस लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो लोड सारा गिर जाएगा। सिमिलरली अगर वेट ऑफ द बॉडी एडजस्टेबल है और उस लिक्विड की तरफ से जो थ्रस्ट है उस बॉडी के लिए अगर वो सेम है तो उस वक्त तक वो बॉडी सिंक नहीं करेगी, और जैसे ही वेट ज्यादा हो जाए तो बॉडी सिंक कर जाएगी। यानी अगर आप बॉट को भी देखें, बॉट जो है वो बिल्कुल फ्लोटिंग कर रही होती है, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसा सीक्वेंस हो जाए, हाई लोड हो जाए, लोड बढ़ा दिया जाए, तब भी वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि थ्रस्ट जो लिक्विड का है वो लिक्विड की प्रॉपर्टी है अगेंस्ट द वेट ऑफ द बॉडी। अब इसको मैथमेटिकली जो है प्रूव भी किया आर्किमिडीज ने, जिसको हम कह रहे हैं एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो उसमें हमने कंसीडर करते हैं कि एक वाटर पोर्ट में एक सिलेंड्रिकल बॉडी मौजूद है, अभी सिलेंड्रिकल बॉडी जो यहां मौजूद है, दिस इज, इस सिलेंड्रिकल बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई हो रही होगी, यानी इसकी अपर सरफेस पर भी फोर्स अप्लाई हो रही होगी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, जो कि बिकॉज ऑफ द वाटर प्रेशर है, ठीक है। और अब थ्रस्ट के लिहाज से इसके लोअर सरफेस पर अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई होगी जो कि अप थ्रस्ट है। यानी अप थ्रस्ट कंप्लीट थ्रस्ट तो हम नहीं कह सकते। कंप्लीट थ्रस्ट क्या होगा, इस फोर्स के डिफरेंस से हमें फाइंड आउट होगा। मीन के दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक फोर्स F1 अप्लाई हो रही है अपर सरफेस पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, और दूसरी फोर्स जो है F2 है जो कि लोअर सरफेस पर अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। इन दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस आएगा उसी से पता चलेगा कि लिक्विड का जो अप थ्रस्ट है वो क्या है और किसके इक्वल है, ठीक है। तो पहले ये देख लें कि जो फोर्स अप्लाई होगी, अब फोर्स
ऑन अपर सरफेस, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हमने एरो से भी आपको बताया, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो वो है हमने कहा F1 है, ठीक है। अब F को इन टर्म्स ऑफ लिक्विड्स बताना है तो प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के, ठीक है। जब हमने F फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, P इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर ऑफ द लिक्विड क्या होता है, रो जी एच, ठीक है। और साथ में क्या आ गया हमारे पास, ए। ये हो गई फोर्स इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स, क्योंकि यहां बात लिक्विड की जा रही है। अब ये जो H है ये क्या है, हाइट फ्रॉम दी फ्री सरफेस, ये जो फ्री सरफेस से जो हाइट है ये है। तो यहां पर इसे हमने कह दिया H1 और जो लोअर सरफेस है उसकी हाइट को हमने कह दिया H2, ठीक है। अपर सरफेस की हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस क्या है H1 और अपर सरफेस फ्री सरफेस से लोअर सरफेस की जो हाइट है वो H2 है। तो इस लिहाज से हमारे पास दो फॉर्मूलाज बन जाएंगे, एक रो जी H1 ए, ठीक है, या ए को स्टार्ट में लिख दें जैसे मुनासिब समझें। सिमिलरली फोर्स ऑन लोअर सरफेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये फोर्स, इस फोर्स की हम यहां बात कर रहे हैं, विच इज F2, और ये क्या हो जाएगी, रो जी H2A। अब थ्रस्ट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। अब एक फोर्स जो है वो दोनों पर अप्लाई हो रही है, वो कौन सी है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस सरफेस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इंटरनली इतना प्रेशर मौजूद है कि ये उस फोर्स की वजह से जो है प्रेस नहीं हो पा रहा। तो मीन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास इनटू एरिया, क्योंकि फोर्स की टर्म में हमने बात की है। फॉर्मूला क्योंकि प्रेशर का ये है, अगर यहां मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दूं तो फोर्स, जब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फोर्स को फाइंड आउट करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, एरिया वहां चला जाएगा, बिल्कुल ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, हमने यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर को PA कह दिया और साथ में ही एरिया है, ठीक है। तो अब ये यहां भी अप्लाई हो रहा है और ये यहां भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो टोटल फोर्स इससे हो जाएगी, देयरफॉर अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट हो जाएगा जब टोटल फोर्स F1 प्लस APA, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाइट आई गई, F1 प्लस APA, यानी अब थ्रस्ट क्या होगा, जो मैंने पहले आपको बता चुका कि जो फोर्स अपर सरफेस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है और जो फोर्स डाउन यानी लोअर सरफेस पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो आ रही है, इन दोनों का डिफरेंस होगा। डिफरेंस मींस के यहां F2 ज्यादा होगा F1 से। रीजन क्या है, रीजन ये है कि हम बता चुके कि जितना फ्री सरफेस से डीपर जाते जाएंगे तो लिक्विड्स की जो फोर्स है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए H2 इज मोर देन H1, H1 यहां तक है और H2 यहां, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर कॉलम का वेट ज्यादा है तो इसलिए फोर्स ज्यादा रहेगी यहां पर। अब देखें आप तरफ क्या आता है हमारे पास, F2 प्लस, अच्छा F2 की जो वैल्यू है वो लिखने से पहले इसको कैंसिल आउट कर देते हैं ताकि काम ज़रा और इजी हो जाए। माइनस प्लस माइनस F1 माइनस प्लस माइनस A एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए। नाउ फॉर्मूला बिकम जी F2 माइनस F1। अब ये फॉर्मूलाज इजीली हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें। A को मैं स्टार्ट में राइट कर रहा हूं, रो GH2 माइनस F1 के लिए A रो GH1, बाकी चीजें कॉमन है, A रो G कॉमन है हमारे पास और H2 माइनस H1 ये डिफरेंट है। अगर आप गौर करें इस चीज पर कि हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस
ऑफ द अपर सरफेस, ठीक है। फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से अपर सरफेस की जो हाइट है वो h1 है और ये h2 है। अगर हम h2 में से h1 को माइनस करें तो ये हाइट ऑफ दी दिस सिलेंड्रिकल बॉडी आ जाएगी, क्योंकि यही हाइट आ रही है। देयरफॉर h2 माइनस h1 विल बी इक्वल टू h, a रो जी h। अच्छा, इस जगह पर आप देखें तो हम अगर a इंटू एच करें और रो जी को साइड पे करें तो a इंटू एच विल बी इक्वल टू वॉल्यूम, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में आपको बताया, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। जब लेंथ इंटू विड्थ को मल्टीप्लाई किया जाएगा हाइट के साथ तो ये 3 लेंथ्स आ जाएंगी जो कि वॉल्यूम बनता है, ठीक है। देयरफॉर इट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। यहां पर हमारे पास क्या चल रहा है, अपथरस्ट, जो यहां पहले बता दिया गया कि ये अपथरस्ट जो है वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के इक्वल आना चाहिए। अब अपथरस्ट हमारे पास क्या है, ए एच से वॉल्यूम आ गया। अच्छा, वॉल्यूम और डेंसिटी, वॉल्यूम और डेंसिटी का जो प्रोडक्ट है वो मास के इक्वल होता है। देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू m एंड g इज प्रेजेंट ऑलरेडी, एंड दिस mg इज इक्वल टू वेट, ठीक है। और ये कौन सा वेट है, वही वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द लिक्विड, सॉरी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। इस तरह ये प्रूफ भी हो गया। इसको कह रहे हैं एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। यकीनन समझ में आई हुई बात। इसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इसी में बात क्लियर हो जाएगी। वो इस तरह से कि जितना वेट ऑफ द बॉडी बढ़ेगा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, किसी लिक्विड में किसी बॉडी को संभालने की जितनी जो सलाहियत होती है, ठीक है, ये यहां पर एक्चुअल तौर पर डिस्कस की जा रही है कि वो फोर्स जिससे कोई लिक्विड किसी बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई, यानी एक फोर्स अप्लाई करता है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है बायोएंसी। यानी एक बॉडी यहां पर अगर किसी लिक्विड में इन की जाती है तो इस पर जो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रही है, दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड द बायोएंसी। ठीक है, बायोएंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिक्विड्स बाय वर्च्यू ऑफ विच इट exert a force on the body which is immersed in it, ठीक है, in upward direction, and the force which thrust the body in upward direction when a body immersed in the liquid, this is called the buoyant force। हाँ, buoyant force और buoyancy में डिफरेंस है। buoyancy is the characteristic, buoyant force is the quantity, ठीक है। तो buoyant force जितनी कम होगी, वेट ज्यादा होगा, तो बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। मीन के एक फोर्स लग रही है ऊपर से जो कि वेट की डायरेक्शन, वेट की टर्म में है, और ये जो है ये अपथरस्ट है या बायोएंसी है। ये बायोएंट फोर्स जितनी ज्यादा होगी वेट से तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, ठीक है, विद द लिटिल पार्ट सिंक इन दी लिक्विड सरफेस, ठीक है। लिक्विड सरफेस में उसका बड़ा कम पोर्शन मौजूद होगा, ज्यादा वो लिक्विड सरफेस के ऊपर ही फ्लोट कर रही होगी। लेकिन अगर यानी जितना इसका पोर्शन, मींस के कहने का मतलब ये जितना इसका पोर्शन लिक्विड के अंदर इन हो रहा है तो उसका मतलब क्या, उतनी फोर्स इस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब अगर बायोएंट फोर्स क्या होगी, लेस होगी वेट से, सो बॉडी विल सिंक, बॉडी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। दिस इज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो है यानी, और ये आर्किमिडीज की एक्सप्लेनेशन और आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है पेज नंबर 71, 72 पर नोट्स में मौजूद है। और उसके अलावा 74 to 75 हमारे पास लॉ ऑफ फ्लोटेशन की कुछ केसेस भी मौजूद हैं। जिस तरह मैंने बताया जितना पोर्शन मौजूद हो, मीन के अगर 10th पार्ट ऑफ द वेट होगा तो उतनी जो है बायोएंट फोर्स जो है ज्यादा है, इसलिए बॉडी का इतना 10th पार्ट जो है वो सिंक करते हुए फ्लोट करेगा।
यानी इन दी सरफेस ऑफ लिक्विड होगा 10th पार्ट। अगर 100 पाथ के लिहाज से होगा 100 पार्ट मीन के उसकी सिर्फ अपर सरफेस जो है मौजूद होगी। अब भी बायोन फोर्स बिल्कुल कम नहीं हुई है, बल्कि क्या हुआ, अब भी वेट के लिहाज से इतना हो सकता है कि लास्ट सरफेस या अपर सरफेस जो है उसकी लिक्विड सरफेस में मौजूद हो, लिक्विड की फ्री सरफेस तक आए। और जब ऐसा होता है कि बायोन फोर्स ज्यादा होती है तो फिर उसकी लोअर सरफेस जो है वो बिल्कुल लिटिल पोर्शन ऑफ द लिक्विड सरफेस पर मौजूद होती है। तो इन सिंपल इनको जो नैरेटिव वे में हम देखें तो क्या है कि बायोन फोर्स अगर वेट ऑफ द बॉडी से ग्रेटर होगा तो बॉडी फ्लोट करेगी, और अगर लेस होगा तो बॉडी सिंक कर जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो यूज होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड और दी सब्सटेंस जो है फाइंड आउट करने के लिए होता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं इसके एप्लीकेशन में। नंबर 1 के अगर हमने डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना हो, ठीक है, और वो सब्सटेंस क्या हो, इनसॉल्युबल इन वाटर हो या इनसॉल्युबल इन लिक्विड हो, ठीक है, तो क्या किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअल तौर पर फाइंड आउट करना जो इसका प्रिंसिपल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, और रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो बिटवीन द टू डेंसिटीज, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस से हमारे पास फॉर्मूला आता है कि किस तरह से फाइंड आउट हम कर सकते हैं, जो कि हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 7 में भी मौजूद है। तो यहां पर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लाइक सब्सटेंस हमारे पास अगर हो कॉपर, तो कैसे होगा, मास ऑफ कॉपर, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉपर। सिमिलरली मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द कॉपर, डेंसिटी ऑफ वाटर, यहां हम देखेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द कॉपर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द कॉपर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स हम अगर इसको कर लें तो ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे होगा, लेकिन बात जो है मुकम्मल तौर पर जो है समझना भी आसान होगा लॉन्ग स्टेटमेंट के बजाय। अच्छा, दोनों की रेशियो हमारे पास क्या आएगी, तो देखें, मास ऑफ दी कॉपर में यहाँ राइट कर देता हूँ, और वॉल्यूम ऑफ कॉपर ये राइट किया, वॉल्यूम ऑफ कॉपर यानी VCU डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर। यानी बिल्कुल इसका सीक्वेंस यूँ समझ लीजिए, अभी जिस तरह आपके सामने हमने एक ग्लास बनाया था एक वाटर पॉट के अंदर, तो यहाँ भी इस तरह है कि उस कॉपर के पीस को हमने इस लिक्विड में जैसे इन करना है, तो इन करने से क्या होगा, ये लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो ये लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ इसको हम कह रहे हैं मास ऑफ वाटर। ठीक है, अगर इसकी मास के लिहाज से देखा जाए, अब ये जितनी बॉडी इन हुई उतना ही ये राइज हुआ, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी राइज हुआ। तो देयरफॉर यहाँ जो VW हम कह रहे हैं वो एक्चुअल तौर पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ दी वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दी कॉपर। कॉपर की ये जो बॉल है या ये जो पीस है, ये जैसे इन हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वॉल्यूम जितना डिस्प्लेस हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम ऑफ कॉपर ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द कॉपर के इक्वल है, क्योंकि उतना ही बॉडी डिस्प्लेस हो रही है जितना यानी लिक्विड उतना ही डिस्प्लेस हो रहा है जितना बॉडी इमर्स कर रही है। अगर इसको हम कंप्लीटली इमर्स कर रहे हैं तो उस वक्त राइज ऑफ द लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस कुछ और होगा एज कंपेयर टू द कंप्लीटली इमर्समेंट। ठीक है, कंप्लीटली इमर्स कर दें तो उसमें लेवल ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड कुछ और होगा। उसकी रीज़न ये है कि जितना बॉडी इमर्स करेगी उतना ही उसका वॉल्यूम
रेज होगा, और ये जो वॉल्यूम रेज हो रहा है एक्चुअल तौर पर इस बॉडी के वॉल्यूम को ही मेंशन कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से हियर वॉल्यूम ऑफ कॉपर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द कॉपर। सो m कॉपर ये आ गया डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉपर ये आ गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो VW हमने कह दिया कि ये V कॉपर के इक्वल है, डिवाइड बाय मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द कॉपर। ये कैंसिल हो गया V कॉपर, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर, ठीक है। यानी यहां हमारे कहने का मतलब ये है कि इस बॉडी का वेट आपने इनिशियली ले लिया तो उसको W1 कह दिया, ठीक है। वैसे एक्चुअल तौर पर W वेट के लिए यूज होता है, यहाँ मास की टर्म में उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बुक में जो है वो G से मल्टीप्लाई करने के बाद उन्होंने वही वेट किया है, तो उसमें ऐसे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इनिशियली यानी इसको हमने वे किया, अब मास की टर्म में वे हम करते हैं एक्चुअल तौर पर, तो ये आ गया वेट इन ईयर, तो वो उसका एक्चुअल वेट होगा, ठीक है। फिर क्या है, इस लिक्विड में जब ये जाएगा तो अब थ्रस्ट की वजह से वेट में क्या आती है, कमी आती है। वेट में आर्किमिडीज ने यही बताया कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है मीन के इस बॉडी के वेट में उस लिक्विड के अंदर उतनी ही कमी आ रही है, इससे हमने कह दिया W2, और W2 हमेशा कम आएगा क्योंकि अब थ्रस्ट की वजह से वेट जो है लूज करता है। अब यहां पर क्या आएगा, वेट ऑफ मास ऑफ द वाटर का मतलब हमने क्या बताया था कि वेट ऑफ द लिक्विड वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द कॉपर, मतलब यही हो गया कि कितना उसके वेट में कमी आई, तो W1 माइनस W2, ठीक है, W1 माइनस W2, और ये हमारे पास आ जाएगा क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है, अब वहां यहां वो सब्स्टिट्यूट कर दें तो डेंसिटी ऑफ कॉपर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू W1 डिवाइड बाय W1 माइनस W2। अब डेंसिटी ऑफ वाटर को हम वहां मल्टीपल फॉर्म में शिफ्ट कर देते हैं, तो देन दिस विल बिकम डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू W1 डिवाइड बाय W1 माइनस W2 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सिंबल बहुत इजी वे से होता है स्टेटमेंट के लिहाज से, तो यूं हम डेंसिटी ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा इस चीज को यूं समझ लीजिए कि बॉडी का एयर में वेट लिया वो W1 हो गया, फिर वाटर में वेट लिया वो W2 हो गया। अब आर्किमिडीज यहां जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि इस बॉडी के इन होने से जो वाटर का वेट यानी वाटर जो डिस्प्लेस हुआ, उस डिस्प्लेस होने से इसके वेट में जो कमी आई वो एक्चुअल तौर पर इसके यहाँ डिनोमिनेटर में आ रही है, विच वी फाइंड बाय द डिफरेंस ऑफ W1 माइनस W2, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये वेट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस जो है हमने फाइंड आउट की, जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा इन द लिक्विड। Okay, further topics we'll discuss in the next video. So homework is given you as all the lecture. You have to copy by the given reference pages of notes and complete your work. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.